वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, यदि आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स के अंदर बेस्ट स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम आपको रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट में जो अपन क्वेश्चन लेते हैं वो नेवी एंड एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लेवल के ही होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को करते समय पहले से हमारे वीडियो को पॉज कर पहले आप इन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आप इन प्रैक्टिस सेट की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी PDF इस प्रैक्टिस सेट की जो PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप लिंक से इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक पर जा कर के इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में ध्रुव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? देखिए, तो दो दो ध्रुव चालित ब्रेक होते हैं, उनके अंदर जो जिस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है, जिस नियम को ध्यान में रखे हुए जो ध्रुव चालित ब्रेकों को बनाया जाता है, वो नियम है पास्कल का नियम। क्योंकि पास्कल का नियम हम जानते हैं क्या होता है कि कोई भी बंद द्रव्य है या कोई भी द्रव्य है जो किसी बंद पात्र के अंदर है, तो उसकी किसी सतह पर प्रेशर लगाया जाता है, किसी सतह पर कोई प्रेशर लगाया जाता है, तो यह प्रेशर है ना, यह इसके सभी अन्य यानी कि जो सतह होती है उसको बाहर की ओर उतना ही प्रेशर लगाएगा। तो ब्रेकों के अंदर क्या होता है कि हमारी एक वो ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है यानी कोई लिक्विड भरा होता है, तो उसके एक छोर पर वाहन का जो चलाता है यानी कि जो चालक होता है उसके द्वारा उस पर प्रेशर लगाया जाता है। फिर यह प्रेशर होता है उसके दूसरे छोर पर लगता है और इसके द्वारा जो ब्रेक होते हैं हमारे वो दब जाते हैं, टायर के पास जो ब्रेक होते हैं रिम के पास वो दब जाते हैं, जिसके कारण हमारी गाड़ी रुक जाती है, घर्षण के कारण फिर वो रुक जाती है। तो यह जो नियम होता है दोस्तों, ये पास्कल के नियम के आधार पर बनाया जाती है, क्योंकि पास्कल का नियम भी ये होता है जब किसी सतह पर दाब लगाया जाता है यानी प्रेशर लगाया जाता है तो उतना ही प्रेशर वह अन्य सतहों पर बाहर की ओर लगाएगी। तो उसमें भी एक ही आ जाता है कि यानी कि उसको किसी छोर पर प्रेशर लगाया जाता है, दूसरे छोर पर प्रेशर के कारण जो हमारे गाड़ी के ब्रेक होते हैं यानी कि वाहन के ब्रेक होते हैं वो लग जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ध्रुवचालित ब्रेक होते हैं उनके अंदर जो नियम का उपयोग किया जाता है वो होता है पास्कल का नियम। नोट करना इस बात को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन की इकाई है। देखिए दोस्तों, मंदन की इकाई वही होती है जो त्वरण की इकाई होती है, क्योंकि यदि त्वरण हमारा नेगेटिव होता है उसी को ही अपन मंदन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है वो 4 मीटर पर यानी 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, 2 सेकेंड बाद उसकी जो रफ्तार हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके मंदन में ही इसके वेग में कमी हो रही है। तो दोस्तों, तो त्वरण का नेगेटिव मान होता है यही हमारा मंदन होता है, तो इसका जो मात्रक होगा वही हमारा त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मंदन का मात्रक भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति सबसे अधिक होगी जब। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के अंदर केपलर का जो नियम होता है, केपलर का द्वितीय नियम है, वह हमें यही बताता है कि जब कोई भी ग्रह है उसके चारों ओर जब उपग्रह किसी कक्षा के अंदर गति करता है यानी कक्षा के अंदर कक्षीय गति करता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वह नियत रहता है यानी संरक्षित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा MVR, तो संरक्षित रहेगा यानी कि यह नियत रहेगा। तो दोस्तों इस मान को नियत रखने के लिए यदि r का मान परिवर्तित करना होगा उसी के हिसाब से v का मान परिवर्तित करना होगा। मतलब कि यदि r का मान बढ़ाया जाता है तो इसको नियत रखने के लिए हमें v का मान कम करना होगा, यदि r का मान कम किया जाता है तो v का मान बढ़ाना होगा। यही नियम यहाँ पर इस ग्रह में लागू होता है। जब r का मान कम हो जाता है दोस्तों, r का मान कम होने के कारण हमें पता है v का मान अधिक होगा, तो v का मान बढ़ जाता है। यदि इससे इसकी दूरी बढ़ जाती है, ग्रह की दूरी जो उपग्रह की दूरी ग्रह से बढ़ जाती है तो इसका वेग कम हो जाता है, क्योंकि r का मान बढ़ने पर वेग का मान कम हो जाता है।
तो दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण के कारण जो इसकी सबसे अधिक गति होगी वो होगी पृथ्वी के नज़दीक। यानी कि ये कोई पृथ्वी है, इस उपग्रह जब इसके निकट होगा तो आर का मान मिनिमम होगा, और मिनिमम होने के कारण जो वेलोसिटी है इसकी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो जो ग्रह होता है उसकी सबसे अधिक गति होती है पृथ्वी के निकट, यानी जब पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है तभी इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है अगला क्वेश्चन, साइकिल के घूमते हुए पहिए में गति है, यानी दोस्तों साइकिल का पहिया घूमता है उसके अंदर किस प्रकार की गति होती है यह हमें बताना है। तो घूर्णन गति, रेखीय गति, वर्तुल गति। देखिए तो घूर्णन गति वो होती है जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे, यानी कि किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे, वह होती है हमारी घूर्णन गति। और रेखीय गति क्या होती है, जब वह किसी सरल रेखा में गति करे तो वो होती है रेखीय गति। लेकिन वर्तुल गति क्या होती है कि कोई वस्तु है वह घूर्णन गति भी कर रही है और घूर्णन के साथ उसके अंदर रेखीय गति भी है, यानी कि जो वो गति इस प्रकार की होगी, यानी कि वो घूर्णन भी करेगी और उसके अंदर रेखीय गति भी होगी, उससे बोलते हैं अपन वर्तुल गति। अब जो हमारा साइकिल का पहिया होता है वो वर्तुल गति ही करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह किसी अक्ष के सापेक्ष घूमता भी है यानी घूर्णन भी करता है, और वह एक सीधी रेखा में आगे भी बढ़ता है, यानी कि वह एक रेखीय गति भी करता है। तो रेखीय और घूर्णन गति को मिलाकर वर्तुल गति बनती है, जो साइकिल का पहिया होता है वो वर्तुल गति ही करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों पृष्ठ तनाव होता है वो मूलतः किसके कारण उत्पन्न होता है, कि सहसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। देखिए सहसंजक बल क्या होता है कि जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे अपन सहसंजक बल बोलते हैं, और जो अलग अलग परमाणु के मध्य अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है उसे आसंजक बल कहते हैं। तो दोस्तों जो ये पृष्ठ तनाव होता है हमारा सहसंजक बल के कारण होगा, क्योंकि ये जो कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर बहुत सारे अणु होते हैं और उनके आपस में यानी कि अणु के होते हैं जो आपस में अट्रैक्टिव करते हैं यानी आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के कारण ही उसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर तनाव पाया जाता है, इसे अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि वह अपना जो क्षेत्रफल है उसको कम करना चाहिए, कि क्योंकि प्रत्येक जो अणु होते हैं पदार्थ के वो आपस में आकर्षित करते हैं और आकर्षण के कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहिए और उसकी सतह पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा, उसे कहते हैं अपन पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव होता है वो सहसंजक बल के कारण ही यानी सहसंजक के आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य से भरे पात्र के पेंदे में यानी कि पेंदे पर जो दाब होता है वो समानुपाती नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई पात्र है उसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है, मानो इसके अंदर h ऊंचाई पर द्रव्य भरा हुआ है और जो इसकी सतह पर दाब लगेगा प्रेशर वह किसके समानुपाती नहीं है, हमें यह बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि किसी पात्र के अंदर h ऊंचाई का द्रव्य भरा हुआ हो उसका घनत्व रो हो, द्रव्य का घनत्व रो हो, तो जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच। रो होता है हमारा इसका एक घनत्व है, एच होती है इसकी ये हाइट, और ये जो जी होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों जो प्रेशर होता है इन तीन बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ये क्षेत्रफल होता है इसका सतह का क्षेत्रफल इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों यदि हमारा पात्र इस प्रकार का हो, इस प्रकार का ये सतह यहाँ पर ये हो, और यदि h ऊंचाई पर द्रव्य भरा हो, रो घनत्व वाला हो, तो इसका प्रेशर भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो सतह का जो क्षेत्रफल है इस पर डिपेंड नहीं करता। यदि इसका आकार यदि पात्र का आकार ऐसा हो इस प्रकार से क्षेत्रफल ज़्यादा ऊपर से कम हो तब इसमें h ऊंचाई पर द्रव्य भरा हुआ है तो भी जो ये सतह होगी यानी पेंदे पर जो प्रेशर होगा तो फिर रो जी एच होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है इसका सतह का एरिया इस पर डिपेंड नहीं करता, यह है इसकी ऊंचाई पर और इसके घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेंदे के क्षेत्रफल पर ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है, घनत्व पर भी करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर, लेकिन पेंदे पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम का तर्क संगत यानी नियम है। देखिए जो रेखीय संवेग संरक्षण होता है वो न्यूटन के किस नियम का तर्क संगत नियम है, हमें यह बताना है। तो हम जानते हैं जो न्यूटन का द्वितीय नियम है हम जानते हैं वो होता है P बराबर दोस्तों F बराबर होता है dP/dt, यानी किसी वस्तु पर कोई भी वस्तु है उस पर लगाया गया जो बल होता है
वह इसमें संवेग, इसका जो संवेग होता है p, उसमें परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो संवेग होता है वो इसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो नियम होता है यह संवेग संरक्षण के नियम को भी डिवाइड करता है, क्योंकि इसके इसी के अंदर जो p होता है ये संवेग जो होता है रेखीय संवेग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वह रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम का निष्कर्ष बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारा न्यूटन गति का द्वितीय नियम होता है वो होता है एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, क्योंकि यह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि संवेग संरक्षण होता है उसी को ड्राइव करता है ये। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता। देखिए कोई कोई व्यक्ति है और यह किसी दीवार पर फोर्स लगा रहा है एफ, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं जो कार्य होता है W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, F इंटू डी। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह बल तो निरंतर लगा रहा है, लेकिन जो दीवार होती है वो विस्थापित नहीं होती है, वह दीवार वहीं पर रहती है, हमें बताएगा विस्थापित नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी बराबर हमारा जो रहेगा जीरो, क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ लेकिन बल निरंतर एफ लगा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो विस्थापन का मान अपन जीरो रखेंगे तो किया गया कार्य हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों याद रखना, जब तक किसी वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं आता है वह वस्तु एक स्थान से अन्य दूसरे स्थान की ओर विस्थापित नहीं होती है, चाहे उस पर कितना ही फोर्स लगाया जाए तो किया गया कार्य शून्य ही होगा। यानी किसी वस्तु पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, रेगुलर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वह विस्थापित नहीं हो रही है, तो जो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो जीरो होता है और कार्य होता है वो विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि दीवार के अंदर विस्थापन होगा नहीं तो कार्य भी नहीं होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी सदैव उबलता है जब, देखिए दोस्तों हमारा जो पानी होता है वो तभी उबलता है जब पानी का जो वाष्प दाब होता है, संतृप्त वाष्प दाब होता है, वो बाह्य दाब से कम हो जाता है। देखिए दोस्तों ये जो पृथ्वी पर होता है ना, पृथ्वी के लिए यह 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है कि पानी का संतृप्त जो वाष्प दाब होता है वह बाह्य आवरण के जो वाष्प दाब उससे कम हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस कारण यह पृथ्वी पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यदि यह चंद्रमा पर हो तो यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा, यानी कि लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दाब होता है, दाब कम होने के कारण जो इसका वाष्प दाब होता है, संतृप्त वाष्प दाब पहले ही बाह्य जो आवरण होता है उसकी तुलना में कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो पानी उबलता है वह संतृप्त वाष्प दाब के कारण, यानी कि जो कम हो जाता है पानी का उसी कारण उबलता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई बच्चे इसका ऑप्शन राइट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सदैव पानी 100 पर नहीं उबलता, क्योंकि चंद्रमा पर यह 70 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। यह निर्भर इस पर करता है कि किस टेम्परेचर पर पानी का वाष्प संतृप्त वाष्प दाब बाह्य वाष्प दाब से कम होता है, तो उस बात पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है 10वां क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र होती है हमारी ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट इंटू वोल्ट बटे मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम भी इसका एक मात्रक होता है, लेकिन न्यूटन कूलाम नहीं होता। दोस्तों याद रखना, इस कारण इसका बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। यदि आप इसको सूत्र से याद करना चाहते हो तो ई का एक फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर दूरी यानी कि है इससे वो वोल्ट अपॉन मीटर इसका मात्रक निकलेगा। और एक इसका होता है एकांक आवेश पर लगाया गया बल यानी एफ अपॉन क्यू। यह भी हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है, तो इससे निकल कर आता है न्यूटन पर कूलाम। लेकिन यहाँ पर हमें न्यूटन कूलाम दिया हुआ है तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। देखिए जब दोस्तों अपन दूध को मथते हैं तो उसके अंदर जो क्रीम होती है वो अलग होती है, वो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। क्योंकि अपकेंद्रीय बल हमारा ये होता है कि जिसका घनत्व कम होता है वह जो बीच में रहता है, जब यानी किसी द्रव्य को मथा जाता है तो उसके अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं
तो उनको अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिन पार्टिकल का जो घनत्व कम होता है, जिस भाग का घनत्व कम होता है वो केंद्र की तरफ होता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है वो बाहर की तरफ घूमने लगता है। तो जब इसको मथा जाता है तो जो क्रीम होती है उसका घनत्व कम होने के कारण वह बीच में इकट्ठी हो जाती है, और जो हमारी छाछ होती है वो बाहर की ओर चली जाती है उसका घनत्व अधिक होने के कारण। इस कारण जो अब केंद्रीय बल के कारण हमारी क्रीम अलग हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एक अब केंद्रीय बल पर, जो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है यानी कपड़े धोने की जो मशीन होती है वह किस जो कपड़े को साफ करती है वो किस बल के द्वारा साफ करती है। तो दोस्तों उसके अंदर भी अब केंद्रीय बल ही कार्य करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जेट इंजन होता है वो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जो रेखीय संवेग होता है हमारा वो होता है, यानी कि जो जेट इंजन होता है उसके अंदर जो ईंधन होता है उसके वह छोटे छोटे पार्टिकल बहुत यानी कि अधिक वेलोसिटी से बाहर की ओर निकालता है। तो इनके संवेग में जितना परिवर्तन होगा, यानी कि वेग वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन होगा, उतना ही रेखीय संवेग में इसका परिवर्तन होगा। तो यानी कि यह आगे की ओर गति करेगा, यदि पीछे की ओर गति करते हैं तो यह आगे की ओर गति करेंगे। क्योंकि जो टोटल हमारा जो पार्टिकल यानी कि जो जो टोटल भाग होता है उसके जो रेखीय संवेग होता है उसमें परिवर्तन हमेशा शून्य होता है। यदि इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इन जो ये जो ईंधन है, ईंधन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही वेलोसिटी से बाहर की ओर उत्सर्जित करते यानी निकालता है, तो इनका जो वेलोसिटी होगा इसके संवेग में परिवर्तन होगा mv, उसका नेगेटिव मान ही इसके संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो संवेग में टोटल परिवर्तन होता है वो होता है शून्य। यदि इसके संवेग में mv परिवर्तन होता है तो इसके संवेग में m माइनस वी परिवर्तन होगा, यानी कि यह विपरीत दिशा में गति करेगा। तो जो जेट इंजन होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कोई तुल्यकारी उपग्रह है उसकी पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वो होती है 3600 किलोमीटर। दोस्तों आपको पता होगा कि तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है। दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो आपके जो टॉपिक है वो नहीं पढ़े हुए हैं तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट है इस पर वो लूसेंट एयरफोर्स लूसेंट फिजिक्स या फिजिक्स एयरफोर्स लूसेंट, इस तरह से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने लगभग चैप्टर सभी कंप्लीट कर रखे हैं और आगे के चैप्टर होते हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप उनसे कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं और इनको क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब है जो तुल्यकारी ग्रह है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के चैप्टर में। तुल्यकारी उपग्रह क्या होते हैं, यानी कि कोई ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के एक ही यानी कि एक निश्चित पॉइंट पर हमेशा लंबवत रहे, यानी कि इस भू स्थिर उपग्रह यानी किसी भूमि के सापेक्ष वह स्थिर रहे, यानी कि जब यानी कि घूर्णन करने के बाद पृथ्वी का ये पॉइंट वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो उपग्रह होता है वह भी गति करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, हमेशा इसके लंबवत रहेगा। यदि यह जो पॉइंट होता है यहाँ पर आ जाएगा तो यह भी यहाँ पर आ जाएगा, नहीं इसके लंबवत रहेगा, यानी कि ये पॉइंट 24 घंटे में पूरा चक्कर करता है, तो ये उपग्रह भी यानी 24 घंटे में पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं जो तुल्यकारी उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन करते हैं और जिनका आवर्तकाल भी 24 घंटे होता है, यानी पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, और उनकी जो कक्षा होती है वो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है उसके सापेक्ष होती है, यानी उसके ऊपर ही होती है। यानी कि हमारी पृथ्वी है इसके ध्रुव होते हैं और ये जो रेखा होती है हमारी ये भूमध्य रेखा होती है। तो जो उपग्रह हमारा जो गति करेगा तुल्यकालिक उपग्रह वो इसकी जो ये जो होती है कक्षा इसके अंदर गति करेगा, यानी कि ये जो इसके लंबवत होती है भूमध्य रेखा के लंबवत कक्षा होती है उसी के अंदर जो तुल्यकालिक उपग्रह गति करते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी के तल से वो होती है 3600 किलोमीटर, इसका वेग होता है 3.8 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना तुल्यकालिक उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेग से वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से गति करते हैं वो होती है 3.8 मीटर पर सेकेंड, 3.08 होता है दोस्तों, 0.08 मीटर पर सेकेंड। और इनकी जो पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। देखिए जो वर्षा की बूंद होती है हमारी वो गोलाकार होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव्य की बूंद होती है वो अपना जो एरिया होता है सरफेस एरिया होता है उसको न्यूनतम रखना चाहिएगी। तो न्यूनतम रखना चाहिएगी तो उसको अंदर की ओर बल लगेगा, यह जो बल लगता है वह अणुओं के
सहसंजक बल के कारण लगता है। तो हम कह सकते हैं तो जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वह अपने एरिया को, जो बूंद का एरिया होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण उसको न्यूनतम रखना चाहिए, तो न्यूनतम रखने के कारण वह गोलाकार हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, जब कोई हमें पात्र दिया हुआ हो, मान लो इसके अंदर ये द्रव है और एक बर्फ का टुकड़ा है, वो आंशिक रूप से यानी कि कुछ नीचे डूबा हुआ है और इसके ऊपर तैरा, तो इसका कुछ भाग ऊपर होता है। तो जब यह पिघलती है तो हमें पूछ रहा है कि तो इसका जो स्तर होगा, पानी का स्तर होगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर उतना ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उतना ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है। जब बर्फ पानी में परिवर्तित होगी यानी कि इसका घनत्व बढ़ेगा, पानी के बराबर होगा, पानी में परिवर्तित होने से इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व बढ़ने के कारण इसके वॉल्यूम के मान में कमी आ जाएगी, तो इसके आयतन में कमी होगी, तो इसका आयतन उतना ही हो जाएगा जितने पहले डूबी हुई थी, यानी उसी आयतन के अंदर समाहित हो जाएगी बर्फ के, यानी बर्फ पिघलने के बाद। तो इसका जो सरफेस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों दोबारा से देख लीजिए, जो बर्फ होती है उसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसके घनत्व में वृद्धि होगी, यानी घनत्व में वृद्धि होगी तो उसके आयतन में कमी होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी m/v। तो यानी कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान, जो आयतन होता है उसकी व्युत्पत्ति होता है। यदि इसके घनत्व को बढ़ाया जाएगा तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी, तो यह जो इसका अधिक वाला आयतन होता है वह इसके इसी आयतन में समाहित हो जाएगा, तो जो पानी की सतह होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वो F बराबर G/m1/m2/r²। ये जो दोस्तों नियम दिया था, ये प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के लिए कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। तो दोस्तों हमें पिंड का द्रव्यमान 1 kg दिया हुआ है, हम जानते हैं जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है F बराबर mg, F बराबर होता है mg। तो यहाँ पर m का मान 1 kg दिया हुआ है, तो बल का जो मान होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मान इसमें रखेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 9.8 न्यूटन। दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाउस पावर यानी अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है। देखिए जो अश्व शक्ति होता है वह पावर यानी जो शक्ति होती है उसका बड़ा मात्रक होता है, और इसका जो मान होता है वो 1 HP यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। दोस्तों इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता पता होना चाहिए। जो वाट और अश्व शक्ति होते हैं यानी हाउस पावर होते हैं वो दोनों शक्ति के मात्रक होते हैं। जो अश्व शक्ति होता है वो शक्ति का बड़ा मात्रक होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब है 19वां क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। देखिए दोस्तों ये जो आवर्ती में परिवर्तन होता है दो वस्तुओं की गति के कारण, वह डोपलर प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि डोपलर का प्रभाव क्या है कि जब दो वस्तुओं के अंदर आपेक्षिक गति होती है, यानी जो ध्वनि स्रोत होते हैं, ध्वनि स्रोतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उनके अंदर जो आवर्ती होती है उसके अंदर आभासी परिवर्तन होता है, वही हमारा डॉपलर का प्रभाव होता है। यानी कि एक स्रोत दिया, हमें ध्वनि का स्रोत दिया हुआ है, एक श्रोता यानी इसको सुनने वाला दिया हुआ है। यदि आपस में आपेक्षिक गति करेंगे, या ये गति करे या फिर ये गति करे या फिर दोनों गति करेंगे, तो इसको सुनने वाली जो इस ध्वनि की आवृत्ति है उसके अंदर आभासी परिवर्तन होगा, वही हमारा डॉपलर का प्रभाव है। और यहाँ पर भी हमें यही किया हुआ कि रेलगाड़ी है
वह गति कर रही है तो उसकी आवर्ती बढ़ेगी, यानी कि उसके पास आती है तो उसकी आवर्ती बढ़ जाती है। किस घटना के कारण होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रोता और रेलगाड़ी के कारण अपेक्षित गति हो रही है और उसके कारण आवर्ती में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारा डॉपलर का प्रभाव होगा। तो डॉपलर के प्रभाव के कारण ऐसी घटना होती है, क्योंकि डॉपलर का प्रभाव यही होता है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता इन दोनों के मध्य अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को सुनने वाली जो ध्वनि होती है उसकी आवर्ती या तीव्रता में आभासी परिवर्तन होता है। यही हमारा डॉपलर का प्रभाव है दोस्तों, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों, जो सूर्य की रोशनी होती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वह है 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है। इसको याद रखना दोस्तों, कई बार सेकंड नहीं दिए होते हैं तो आप ये याद रखना, तो 8 मिनट होती है 8 मिनट 16 सेकंड। याद रखना, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य जब चमकता है उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, चमगादड़ होते हैं वो हमें पता है कि उसको दिखाई नहीं देता, वो अधिक ऊंचाई पर होता है, तो वो आगे किसी यानी कि शिकार का या फिर कोई बाधाओं का यानी कोई वस्तुओं का या जो अन्य पक्षी होता है उनका अनुमान कैसे लगाते हैं? तो उसका अनुमान वो लगाते हैं परध्वनि के कारण, यानी कि वो एक ध्वनि को छोड़ते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं और यह ध्वनि उससे वापस परावर्त यानी कि दोबारा सुनाई देती है, तो समझ आते हैं कि आगे कोई शिकारी या परभक्षी या कोई वस्तु है। यदि यह वस्तु आवाज़ इसको दोबारा से नहीं सुनाई देती तो वह सोचता है कि आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वस्तु के कारण या शिकार के कारण जब चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि का परावर्तन होने के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कि वही ध्वनि वापस सुनाई देती है। उसके द्वारा वह अनुमान लगाता है कि आगे कोई शिकारी है या नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि के कारण, यानी कि परावर्तन के कारण उसके परावर्तित होकर आने वाले दोबारा से उसको ध्वनि सुनाई देती है, तो वह उससे निश्चित कर लेता है कि आगे कोई बाधा या कोई शिकारी है, तो वह अपने को सचेत कर लेता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि के कारण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 20 सेंटीमीटर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? देखिए दोस्तों, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वो होती है लोहे के अंदर, यानी कि लोहे के अंदर इसकी गति सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद गैस में। तो लोहा सबसे अधिक ठोस होता है, तो उसके में अंदर ध्वनि की जो गति होती है वो लोहे के अंदर सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? यानी कि ध्वनि तरंगों द्वारा कौन सी जो घटना होती है वो नहीं होती है? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो होती है अनु अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगी होती है, यानी कि ये जो इनके अंदर जो कंपन होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि जो संचरण की दिशा होती है उसी दिशा में इसके अंदर जो गर्त और जो वो होते हैं वो बनते हैं, बल्कि जो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगी होती है उनके अंदर जो कण गति करते हैं वह उस संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। इसी के कारण यानी ध्रुवण की घटना होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, न कि अनुदैर्ध्य तरंगों में, क्योंकि अनुदैर्ध्य के अंदर जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं, वो संचरण की दिशा में करते हैं। इस कारण वह ध्रुवण की जो घटना होती है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन जो बाकी तीनों घटनाएं होते हैं वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की किरणें हैं ना, इन तीनों घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन जो ध्रुवण की जो घटना होती है उनको केवल अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न करती है, यानी कि जो कण के लंबवत, जिसके कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं वही ध्रुवण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण को वायु जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इनकी जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं और अनुदैर्ध्य जो होती हैं वो ध्रुवण को प्रदर्शित नहीं करती, याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे होती हैं, जो चमगादड़ होता है और जो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु के द्वारा जो ध्वनि होती है, यानी कि जो ध्वनि की जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे? यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि कितने टेम्परेचर पर
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने होते हैं वो आपस में समान होंगे, वो होगा -40 डिग्री। क्योंकि दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस होता है वो -40 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर को एक मापक से दूसरे मापक में चेंज करने वाला, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अगर अपन संबंध निकालना होता है वो होता है सेल्सियस का तो होता है C-0/100 इज इक्वल टू F माइनस होता है 32/180। यदि दोस्तों हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी सम्मान दिया हुआ है तो अपन ऐप की जगह से यानी कि सी और ऐप का मान बराबर दिया हुआ है तो हमें वो मान निकालना कितना होगा। तो यदि अपन यहाँ पर अपन सी रख लेते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इनको इनसे काटने पर हमारा बच जाएगा कितना 9, यानी कि यहाँ पर तो बचेगा 5, इसको काटेंगे 5 से तो बचेगा 9। और उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो हमारा दोस्तों यही आएगा -40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पाठ्यांक होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में जो समान होगा वो -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो माप होते हैं वो बराबर होते हैं। उसको मैंने आपको संबंध बताया उसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो दोस्तों आज का हमारा पेटी सेट होता है वो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।